फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे ओईसीडी प्रिंसिपल के बारे में कि मतलब जो हमारी ओईसीडी है उसने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओईसीडी क्या है। तो ये एक एसोसिएशन है 38 कंट्रीज़ का, जो भी हमारे देश हैं, नेशंस हैं उनका, और ये 1961 में बनी थी, फाइंड आउट हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जो ओईसीडी है ना, वो एक फॉर्म है जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट्स है ना, जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ की, वो मिलकर काम करती हैं और जो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस वगैरह हैं उनको क्या करती हैं, एड्रेस करती हैं, सोल्व करती हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स पर अपनी राय देती हैं। तो कहता है कि ओईसीडी के अंतर्गत कहता है कि जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, विश्वास, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर अस्तित्व को बनाए रखना है। ठीक है, कहते हैं कि लेकिन आज के टाइम में हमने देखा है कि जो ग्लोबल में जो मतलब मोरल है, एथिक्स, जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो इन्वेस्टर के, ये मतलब सबसे बड़ी चिंता के कारण है, क्योंकि ना विश्वास तो रखा ही नहीं जाता। हर कोई है ना सिर्फ अपना बेनिफिट देखना चाहता है। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि इसीलिए जो कॉरपोरेशंस है उन्होंने ना कुछ साउंड प्रिंसिपल बनाए थे। तो कहता है कि जो ओईसीडी है वो क्या चेक करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो उस साउंड प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब वो गवर्नेंस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं वो एड्रेस करते हैं इन इश्यूज़ वगैरह को। तो देखो इसने क्या क्या बताए हैं, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं। तो देखो, हाउ शुड कॉरपोरेशन रिस्पॉन्स, कि कॉरपोरेशन को कैसे रिपोज करना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वगैरह है ये उससे कैसे गेन कर रही हैं, क्या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ओनली पैरामीटर है और डज इट, या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। डायरेक्ट आंसर इन तीनों क्वेश्चंस का क्या हो सकता है। डायरेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि जो कोई भी हमारा इन्वेस्टर होता है उसका जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है वो किस पर बना होता है, वो लेयर्स पर बना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, क्रेडिबिलिटी वगैरह कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। ठीक है, तो कहता है कि जो प्रिंसिपल है कॉरपोरेट गवर्नेंस के वो आज के टाइम में नई नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो लंबे टाइम से है, लेकिन इसके बारे में एक टाइप से कहें तो पता आज चला है। मतलब ये एग्जिस्ट तो बहुत टाइम से करती है, लेकिन लोगों के लिए ये आज नहीं बनी है। ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरी होता है कि वो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अडॉप्ट करके चले, जितने भी प्रिंसिपल वगैरह उनको फॉलो करें, ताकि सभी शेयर होल्डर वगैरह उससे सेटिस्फाइड रहें। ठीक है, तो जो ओईसीडी प्रिंसिपल हैं वो अप्रैल 1998 में डेवलप किए गए थे, लेकिन इसको बाद में रिविजिट किया गया, मतलब रिवाइज़ किया गया 2004 में। उसके बाद इसका कोई रिवीजन वगैरह, अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से 6 प्रिंसिपल है अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या क्या है। तो देखो, पहला है इंश्योर करना बेसिस फॉर इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इफेक्टिवनेस से समझ जाता है कि अच्छा, तो कहता है कि एक अच्छा इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह को प्रमोट करे, इफ़िशिएंट मार्केट को प्रमोट करे, कंसिस्टेंट और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्लियरली समझाए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो क्या है, अलग अलग सुपरवाइजरी की, रेगुलेटरी की एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बता रखे हैं, इसी पैराग्राफ को इसने पॉइंट में बता रखा है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो ऐसे डेवलप करना चाहिए कि ये इम्पैक्ट करे, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, मार्केट की इंटीग्रिटी वगैरह, इंसेंटिव वगैरह है उनको, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अफेक्ट करती है कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, वो कंसिस्टेंट हो, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट हो, इन्फोर्सेबल हो। जो डिवीज़न है रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग अलग अथॉरिटीज़ में वो क्लियर हो कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, क्या काम करना, क्या ड्यूटी है, क्या पावर दी गई है। फिर दूसरा प्रिंसिपल है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शन। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो प्रोटेक्ट करता है, फैसिलिटेट करता है जो भी शेयर होल्डर के राइट्स वगैरह होते हैं। तो पहला दे रखा है बेसिक शेयर होल्डर राइट्स में आते हैं भाई ओनरशिप रजिस्ट्रेशन मेथड को सिक्योर करना, ट्रांसफर शेयर्स को कन्वे करना, पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर मीटिंग, मतलब जो शेयर होल्डर की मीटिंग वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का अधिकार, इलेक्ट एंड रिमूव मेंबर, बोर्ड में से मेंबर को अपॉइंट करना, उन्हें हटाने का अधिकार। शेयर होल्डर शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड टू सफिशिएंट इन्फो, मतलब शेयर होल्डर को अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी डिसीजन वगैरह रिलेटेड है फंडामेंटल कॉरपोरेट चेंजेस वगैरह से। अथोराइजेशन ऑफ एडिशनल शेयर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांसफर ऑफ ऑल और सब्सिडरी ऑफ असेट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। फिर एक कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट जो इनेबल करती हैं कुछ शेयर होल्डर को कि वो ऑब्टेन करें डिग्री एंड कंट्रोल। देखो मतलब ये होता है कि हमें पता है कि यार शेयर होल्डर अपने शेयर्स एक्वायर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें पावर में मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन के
लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने शेयर हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पावर मिलेगी। उन्हें पावर शेयर जितने एक्वायर किए गए उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी, मतलब डिसअप्रोप्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होते जितने उन्होंने शेयर वगैरह एक्वायर करके हैं। मार्केट है ना जो कॉर्पोरेट कंट्रोल का, वो अलाउ करना चाहिए कि वो फंक्शन करे कि इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में। जो एक्सरसाइज है ओनरशिप राइट की शेयर होल्डर के द्वारा, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह सब आने चाहिए। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर कहता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना वो ऐसा हो जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट दे सभी शेयर होल्डर वगैरह को, माइनॉरिटी हो चाहे फॉरेन शेयर होल्डर। देखो एक वर्ड है यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, जो हमारे यहाँ पे आया था। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं कंपनी से रिलेटेड जिसमें मर्जर, कंसोलिडेशन वगैरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र वगैरह, शेयर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो देखो इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर में क्या आता है कि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो सेम सीरीज ऑफ क्लास के होने चाहिए और उन्हें सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए इक्वली। इनसाइडर ट्रेडिंग या एब्यूजिव जो डीलिंग वगैरह होनी है उन्हें रोक देना चाहिए। जो मेंबर ऑफ बोर्ड हैं कि एग्जीक्यूटिव वगैरह है, मतलब उनको ना डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि बोर्ड को उनके बारे में, क्या वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या थर्ड पार्टी के बिहाफ पर, ठीक है, जो भी मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट वगैरह, वो सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह, वो सारे मैटर वगैरह डायरेक्टली जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं वो बिल्कुल डिस्क्लोज होने चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए। रोल क्या होता है एक शेयर होल्डर का? राइट ऑफ शेयर होल्डर के दैट आर एस्टैब्लिश बाय लॉ और थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट आर टू बी रिस्पेक्टेड। जितने भी कहता है कि शेयर होल्डर वगैरह हैं जिनको लॉ के द्वारा या म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका इंटरेस्ट लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट होना चाहिए। शेयर होल्डर हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इफेक्टिवली रिड्रेस करने की, जो भी वियोलेशन हो रही है उनके राइट्स का, अगर खंडन वगैरह हो रहा है। जो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग मैकेनिज्म है ना एम्प्लॉयज़ का, उसको परमिट करना चाहिए वो डेवलप हो, ठीक है। जहाँ पे शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में, दे शुड हैव एक्सेस टू रिलीवेंट सफिशिएंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस हो। फिर आता है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। से पता है डिस्क्लोज करना और ट्रांसपेरेंसी लेके आना, मतलब कुछ भी सीक्रेट ना हो। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना वो ऐसा हो जो टाइमली हो, एक्यूरेट हो, डिस्क्लोज करे जितने भी मैटेरियल मैटर्स वगैरह हैं कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। डिस्क्लोजर शुड इंक्लूड नोट, डिस्क्लोजर में ना सिर्फ लिमिटेड बट नॉट टू बी लिमिटेड टू मैटेरियल इन्फॉर्मेशन तक ही लिमिटेड नहीं होता, मतलब जो कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे, बल्कि ये जैसे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिजल्ट से रिलेटेड, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, मेजर शेयर ओनरशिप, वोटिंग राइट, इशू रिगार्डिंग एम्प्लॉय एंड अदर शेयर होल्डर, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, फोर्सिएबल रिस्क फैक्टर, ये सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके चलता है। इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए कि जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे हो, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं ना वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, उनकी ड्यूटी वगैरह को पूरा करने के लिए, तो वो सब भी ध्यान में रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो इंश्योर करता है कि जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है ना कंपनी की, जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर, वो क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या लेके चलता है, जो बोर्ड मेंबर है ना वो उन्हें कैसे काम करना चाहिए, उन्हें भाई फुल इन्फॉर्म हो, गुड फेथ हो और पूरी मेहनत के साथ, डिलीजेंस के साथ, केयर के साथ काम करे किसके इंटरेस्ट में, कंपनी और शेयर होल्डर के। जो बोर्ड है ना वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो अलग अलग शेयर होल्डर को मतलब अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें फेयरली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो बोर्ड है उन्हें अप्लाई करनी चाहिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जब भी वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट वगैरह को लेके चले, और फुलफिल करनी चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है बोर्ड मेंबर्स की, एक्सेस करें एक्यूरेट, रिलीवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे OECD प्रिंसिपल्स थे। अगर आपको किसी में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।